हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सो हमने लास्ट क्लास में क्लास 8 का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक स्टार्ट किया था और हमने सिंथेटिक फाइबर्स तक पढ़ भी लिया था। और लास्ट क्लास खत्म होने से पहले मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, एक एक्टिविटी दी थी आपको, जिसमें आपको पता लगाना था कि सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं या फिर नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म की होगी तो आपको पता चला होगा कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कम पानी अब्जॉर्ब करते हैं और नेचुरल फाइबर्स ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी से आप शायद ये भी गैस कर पाएंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन्हें कम टाइम लगेगा सूखने में नेचुरल फाइबर्स की कंपैरिजन में। ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और नेचुरल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में। तो आओ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि वो मतलब अगर आग लग जाए किसी भी सिंथेटिक फाइबर में तो वो मेल्ट होके हमारी स्किन से चिपकने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये एक उसका डिसएडवांटेज भी है सिंथेटिक फाइबर्स का, कि ये जलने के बाद मेल्ट होने लगते हैं, क्योंकि केमिकल्स के बने होते हैं। तो ये जलने के बाद मेल्ट होने लगते हैं। तो अगर ये जलने के बाद मेल्ट होते हैं तो हमारी स्किन से चिपक जाएंगे। तो अगर हम क्लॉथ को उतार भी देंगे तब भी चांसेस रहते हैं कि हम हमारे शरीर में आग लग हम जल जाएं। ठीक है। लेकिन नेचुरल फाइबर के केस में ऐसा नहीं होता, वो जलने पर पिघलते नहीं है। तो हम ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि किचन्स और लेबोरेटरीज में हम नेचुरल फाइबर्स के बने हुए कपड़ों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो किचन और लेबोरेटरीज में ऐसा होता है कि हम जो बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं तो उनमें हीट जनरेट होती है। तो कभी कभी हीट ज्यादा ज्यादा होने के कारण आग भी लग सकती है। तो उस टाइम अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए क्लॉथ्स पहने होंगे तो चांसेस रहेंगे कि हम जल जाएं। लेकिन नेचुरल फाइबर्स के केस में कम चांसेस रहेंगे जलने के। और किचन के केस में भी ऐसा ही, कि हम ज्यादातर आग के कांटेक्ट में रहते हैं। तो थोड़ा सा भी हमसे अगर मिस्टेक हो जाए तो चांसेस रहेंगे आग लगने की। और फिर वो एक डिजास्ट्रस इंसिडेंट हो जाएगा अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स पहने होंगे। ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर्स की दूसरी प्रॉपर्टी थी कि वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं नेचुरल फाइबर्स की कंपैरिजन में। ठीक है। और तो हमने ये भी पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स एक होता है नायलॉन, उसकी कंपैरिजन हमने एक स्टील के वायर से की थी। जो इस- जो हमारा सिं- जो हमारा सिंथेटिक फाइबर नायलॉन होता है वो स्टील फाइबर स्टील जो फाइबर हो स्टील जो स्टील वायर होता है उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इसीलिए हम नायलॉन का यूज रोप्स, जो माउंटेन क्लाइंबिंग की रोप्स होती है उन्हें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स का तीसरा फीचर है कि वो नेचुरल फाइबर से ज्यादा सस्ते होते हैं। और उन्हें चौथा फीचर है हमारा कि वो आसानी से धुले जा सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्योंकि केमिकल्स के बने हुए होते हैं तो उनमें जो कीड़े होते हैं, फंगस फंगस, वो उन्हें अफेक्ट करने के चांसेस कम रहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को। वो क्योंकि केमिकल्स के बने होते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन हार्मफुल केमिकल्स को अगर हार्मफुल केमिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो मर सकते हैं। तो मतलब उसे वो डिग्रेड नहीं उसे वो इनके लिए फूड नहीं रहता है सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि वो केमिकल्स से बने होते हैं। केमिकल्स जो होते हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल रहते हैं। और चूंकि ये हम सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल्स के बने हुए होते हैं तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं सॉइल में। अगर मान लो हमने किसी भी सिंथेटिक फाइबर को सॉइल में फेंक दिया तो वो डिग्रेड नहीं होगा। वो मतलब जैसा आपने फेंका था आपको वैसा ही मिलेगा, अगर आप उसे कुछ दिनों बाद भी खोद के निकालेंगे तब भी। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि वो कम पानी ऑब्जॉर्व करते हैं इन कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। ठीक है। तो ये था हमारे सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स के बारे में। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे जो चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक एक टाइप का पॉलीमर है। तो मैंने आपको पॉलीमर और मोनोमर के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। जब बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उन्हें पॉलीमर्स। और आपको एग्जांपल भी दिया था वो बीड्स ऑफ रोजरी का, रुद्राक्ष की माला जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो जो उसका मतलब एक जो बीड रहता है, तो एक बीड रहता है उसे मोनोमर्स कहते हैं। जब वो बहुत सारी बीड्स लगभग
शायद उसमें 108 बीट्स होते हैं। जब वो एक साथ बस ऐसे वो एक साथ जब सारे बीट्स 108 बीट्स आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। मतलब बहुत सारे बीट्स एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें कह देते हैं पॉलीमर। जब एक बीट अकेला लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोमर। और सिंथेटिक फाइबर्स जो हमारे होते हैं वो वो मतलब कि ये छोटे छोटे ऐसे बीट्स होते, केमिकल बीट्स होते हैं इस तरीके से। केमिकल बीट्स होते हैं जो कि एक साथ आ जाते हैं और फिर उनसे क्या बनता है, हमारा एक लॉन्ग चेन बनती है, इसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है। तो प्लास्टिक भी एक हमारा पॉलीमर है जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो डिफरेंट शेप्स में बदला जा सकता है। मोल्डेड मतलब है कि वो डिफरेंट शेप में बदला जा सकता है। और रिसाइकल मतलब कि उसे मतलब हम दोबारा यूज के लिए प्रयोग कर सकते हैं उसकी रिसाइकलिंग करने के बाद। मतलब जैसे, और दूसरा था रिमोल्ड। सेकंड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, वो रिमोल्डेड एंड रीयूज्ड। मतलब सारी प्लास्टिक तो रीयूजेबल नहीं होती है, लेकिन अगर हम उन्हें भी प्रॉपर रिसाइकलिंग के साथ अगर यूज करना चाहें तो उन्हें भी हम रीयूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक्स भी हमारी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है थर्मोसेटिंग, एक होती है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। तो अब जो प्लास्टिक्स होती हैं उनमें जो ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिक प्लास्टिक में क्या चीज अलग है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है, मतलब उन्हें अलग अलग प्लास्टिक्स को अलग अलग नेम देती है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होती है तो उसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं। ठीक है, एक लाइन से अरेंज होते हैं वो। ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें देखें थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स में, तो उसमें क्या होता है, क्रॉस लिंक होते हैं पार्टिकल्स। मतलब चेन तो बनी होती है एक लंबी लंबी, लेकिन जैसे कि हम थर्मोप्लास्टिक में देख रहे हैं कि जो एक पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन से बन रही है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक केस में मतलब हर पार्टिकल कम से कम 3-4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है अपने आसपास। ठीक है। तो जो हमारी पहली अरेंजमेंट है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो पहली अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट है। वो हमारी किसकी है, थर्मोप्लास्टिक की। ठीक है। ये हो गई हमारी थर्मोप्लास्टिक की। और सेकंड वाली है हमारी ये हमारी है थर्मोसेटिंग की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। ठीक है। चलिए अब इतना डिस्कस कर लिया। अब थर्मोसेट और जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स वो होती हैं, अगर हम जिन जो प्लास्टिक जलने पर क्या हो, मोल्डेड मतलब कि जलने पर उनकी शेप को कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल्स होते हैं पॉलीथीन और पीवीसी। तो आपने देखा होगा जैसे कि हमारी जो प्लास्टिक की बॉटल्स भी रहती हैं, ठीक है, तो वो भी अगर हम जलाते हैं तो क्या होते हैं, वो उनकी शेप चेंज होने लगती है। जैसे हम कहते हैं वो देखो मेल्ट हो रही है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेल्ट हो रही है। और जो पीवीसी पाइप्स आप लोग घर में रहते हैं, हम लोग के घर में जो रहते हैं पीवीसी पाइप्स, वो भी हमारे इससे बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से ही। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी पाइप्स में जो पीवीसी टर्म है उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। तो फिर अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। तो थर्मोप्लास्टिक के जो यूज होता है वो टॉय बनाने के लिए भी होता है। जैसे कि आप, या मैं
टॉयज बनाने के लिए होता है, आप कोई भी टॉय ले लीजिएगा अपने, जैसे कि आप क्रिकेट, जो क्रिकेट बैट्स होते हैं हमारे, जो छोटे बच्चों के लिए आते हैं, वो हमारे इसी थर्मो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। अगर आप उन्हें भी हीट करें, उस बैट को भी अगर हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगा और उसकी शेप भी बदलने लगेगी, आप देखेंगे, ठीक है। अब हमने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पहले ही डिस्कस कर ली, थर्मोप्लास्टिक में कैसी होती है, वो होती है लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। और इन प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, कि इनकी शेप चेंज हो जाती है हीट करने पे, और इनकी शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है हीट करने पे, और उनके जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसे कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। और इन पार्टिकल इस प्लास्टिक को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकल मतलब कि इसे हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर, मतलब हम इसे दोबारा एक रीयूजेबल मटेरियल बना सकते हैं, रीयूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलीथीन, जो हमने पढ़ा था, क्योंकि एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है पॉलीथीन। तो उसमें मोनोमर्स, जो मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे पॉलीथीन बनी होती है, उसे हम कहते हैं इथीन। जब बहुत सारी इथीन्स एक साथ आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं उन्हें, पॉलीथीन, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, पॉलीथीन बैग, जो मतलब कि जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, सब्जी वब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो ज्यादातर हमको यही बैग देता है शॉपकीपर, पॉलीथीन बैग्स। और टॉयज, मैं आपको बता चुका क्रिकेट बैट्स के बारे में, ठीक है। और कॉम्स जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बारे में। ये भी मैं आपको बता चुका, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। यूज ये भी टॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसका भी पाइप्स पाइप्स बता ही चुका हूँ पहले ही आपको एग्जांपल। और कॉम्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका जो मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, मतलब बहुत सारे, देखिए ये टर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉली मतलब पॉली टर्म है बहुत सारी विनाइल क्लोराइड, तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जो कि विनाइल क्लोराइड जो कि आपका एक मोनोमर है, तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड एक साथ आ जाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में फॉर्म में कहते हैं पीवीसी, ओके। तो अब डिस्कस करेंगे हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बारे में। अब ये ये जो ये प्लास्टिक होती है, वो ने अगर आप जलाएंगे तो ये पिघलेंगी नहीं हीट करने पे, ठीक है। तो जैसे हमारे स्विच बोर्ड जो होता है, वो भी एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक, वो हमारे एक एग्जांपल है थर्मोसेटिक प्लास्टिक का, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर आग लग जाती है आपके घर में, तो अगर स्विच बोर्ड्स में या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, किसी बिजली की मतलब स्विचेस में अगर आग लगती है, अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर अंदर आग से लगती है बोर्ड में, तो आपके स्विचेस हैं वो पिघलेंगे नहीं, ठीक है, मेल्ट नहीं होंगे आपके स्विचेस। और वही इनको जलाने पे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए जो हमारे, जो कि स्विच बोर्ड की स्विचेस होते हैं, वो हीट करने में मोल्ड मोल्ड नहीं, मतलब कि दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक और एग्जाम्पल है बेकलाइट और मेलामाइन, ठीक है। बेकलाइट का यूज अभी हम बताएंगे आगे कहाँ करते हैं। बेकलाइट का यूज ऐसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ये जो आपका प्रेशर कुकर होता है, उसका जो हैंडल होता है वो बैकलाइट का ही बना हुआ होता है, और जो मेलामाइन होता है वो जो फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, मतलब जो क्या नाम बोलते हैं, हमारे जो फायर ब्रिगेडियर्स, फायरमैन होते हैं, वो इस प्लास्टिक का यूज करते हैं, मेलामाइन का। और इस जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, मैं आपको पहले बताया था। और जो ये प्लास्टिक्स होती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इनके जो पार्ट, ये रिसाइकल नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो अब बिग लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ये इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सुचालक है ऊष्मा का और विद्युत का, कुचालक है, सॉरी, कुचालक है ये ऊष्मा और विद्युत का। ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए इसका यूज होता है, और हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स। तो कॉमनली हम जो कुकर का यूज करते हैं, तो कुकर में जो हैंडल होता है हमारा प्लास्टिक का, वो बैकलाइट का ही बना हुआ होता है, ठीक है। जो हमारा फ्राइंग पैन भी होता है, उसका भी हैंडल उसी मेलामाइन का ही रहता है, सॉरी, बैकलाइट का रहता है। और जो हमारा मेलामाइन है,
इट इज रेजिस्टेंट टू फायर एंड कैन टोलरेट हीट। मतलब ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, और बहुत ही हाई लेवल का जो टेम्परेचर होता है उसे भी ये सहन कर सकता है बहुत देर तक। ठीक है। और इसका यूज हम करते हैं किचन फ्लोर टाइल्स बनाने में, और फ्लोर टाइल्स बनाने में, और किचन में मतलब कि जो किचन में मतलब आप समझेंगे जो हमारे कुछ बर्तन होते हैं उन्हें हम उनका उन्हें बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं मेलामाइन का। और जो फैब्रिक्स विद रेसिस्ट फायर, फैब्रिक विद रेजिस्ट फायर मतलब ये जो फैब्रिक्स हमारे जो फायर में पहनते हैं वो भी मेलामाइन के ही बने होते हैं। ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि प्लास्टिक, हम लोग अभी तक डेली आए दिन सुनते रहते हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। अब ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल क्यों है ये जान लेते हैं। ठीक है। तो प्लास्टिक्स जो होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मतलब ये क्योंकि ये केमिकल्स की बनी हुई होती है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन पे एक्ट नहीं करते, मतलब इसे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो। ठीक है। क्योंकि केमिकल्स उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं, तो वो केमिकल्स पे अटैक करेंगे तो खाने की कोशिश करेंगे तो वो मर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि प्लास्टिक दूसरे इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि प्लास्टिक हार्मफुल क्यों है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत सारा पोल्यूशन बहुत सारा पोल्यूशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है। क्योंकि जलने पे बहुत ही बहुत धुआं छोड़ता है, और बहुत ही बुरी स्मेल छोड़ता है। ठीक है। जलने पे और जो जब पोल्यूशन होगा तो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको भी इफेक्ट करता है ये जाके। और प्लास्टिक जो क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल रहती, तो कभी कभी जो हमारे एनिमल्स रहते हैं वो जब कहीं घास वास चल रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि प्लास्टिक प्लास्टिक खाने की, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं गलती से प्लास्टिक खा लेते हैं, मतलब पॉलीथीन बैग्स गलती से खा लेते हैं, तो क्या होता है इनका चोकिंग हो जाती है, मतलब गर्दन में फंसा रह जाता है, तो इससे क्या हो जाता है इनकी डेथ भी हो जाती है एनिमल्स की। ठीक है। तो इसीलिए हमें प्लास्टिक का कम यूज करना चाहिए। हम यूज करते हैं तो इनको प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, मतलब सही तरीके से इसको फेंकना चाहिए हमें प्लास्टिक्स को। ऐसे नहीं कहीं इधर उधर फेंक दिया तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो खा लेते हैं, तो कभी कभी उनकी जान जाने का भी डर रहता है। और कभी कभी प्लास्टिक की वजह से जो हम देखते हैं कि गटर्स में लोग फेंक देते हैं पॉलीथीन्स वगैरह, उससे क्या होता है हमारा गटर गटर भी चोक हो जाता है, मतलब गटर में पानी नहीं निकल पाता है फिर, तो उस कारण वो पानी ओवरफ्लो होके हमारे रूट्स पे आ जाता है, सड़कों पर। मतलब कि बाद में उसके कारण क्या होता है वहाँ पे आसपास गंदगी में मच्छर पलते हैं, मक्खियां पलती हैं, तो वो हमारे टाइफाइड मलेरिया जैसी डिसीजेस करने के ज्यादा चांसेस बढ़ा देती हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है कि हम प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, और ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि हम जब बाजार में जाते हैं तो सब्जी वब्जियों के लिए हम ज्यादातर यूज करते, हमें जो शॉपकीपर होता है वो प्लास्टिक बैग्स में ही देता है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ज्यादातर क्लॉथ बैग का यूज करें सब्जी वब्जियां खरीदने के लिए, क्योंकि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं क्लॉथ बैग्स को। अब प्लास्टिक क्या होता है, हम एक बार घर पर लेके गए, हमने अपना सामान निकाल लिया उसमें से जो भी लाए हम, तो उसके क्या कहते हैं हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन क्लॉथ बैग में ऐसा नहीं होता कि हम उसको कई दिनों हम उस एक क्लॉथ बैग को बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डेली उसे लेके भी जा सकते हैं। वो ऐसा होता है कि हम उसे फेंक भी देंगे ना तो वो डिग्रेड हो जाएगा, एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। तो हमें हमें एक जागरूक सिटीजन बनना चाहिए, हमें एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए, और सही से प्लास्टिक का सही से प्रयोग करना चाहिए, और उस मतलब जब उसे फेंकने की बारी आती है तो उस टाइम ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। पहली बात तो हमें कम से कम ही यूज करना चाहिए प्लास्टिक, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से थ्रो करें, ये नहीं कहीं भी फेंक देना, आप प्रॉपरली डस्टबिन में उसे डालिए, इससे कि ये इधर उधर प्लास्टिक इधर उधर ना घूमे, ऐसे घास में पहुंच जाती तो एनिमल्स खा लेते, मैंने आपको पहले बताया। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको याद रखना चाहिए कि एक 5R करके रूल है, रिड्यूस, रियूज, रिकवर, रिफ्यूज। तो ये मतलब हर आइटम के लिए आपको करना चाहिए। रिड्यूस मतलब कि जितना ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना कम यूज करिए प्लास्टिक का, और जितना ज्यादा हो सके प्लास्टिक का रीयूज करने की कोशिश करिए सेम प्लास्टिक को। ठीक है। तो अब मैंने आपको 5 आवर्स बताए, एक है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल,
रिकवर एंड डिफ्यूज, ठीक है। तो फिर हमने आप तक प्लास्टिक्स के बारे में जान लिया है, तो हमारा चैप्टर पूरा ओवर हो गया है, ठीक है। एक बार फिर से समरी ले लेते हैं कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा है। तो हमने स्टार्ट किया था प्लास्टिक से। प्लास्टिक से होता है हमारा पॉलीमर होता है वो भी, ठीक है। प्लास्टिक भी एक हमारा पॉलीमर होता है, और जो कि वेरियस शेप्स में मोल्डेड किया जा सकता है, मतलब बहुत सारी शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसे हम यूज भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी किया जा सकता है, ठीक है। और प्लास्टिक दो टाइप्स की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स में थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल की जा सकती है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिसाइकल नहीं की जा सकती हैं। थर्मोप्लास्टिक्स में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो लीनियर होती है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में वो क्रॉस लिंक्ड होती है, ठीक है। और जो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं, अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो मेल्ट होने लगती हैं और दूसरी शेप में कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो दूसरी शेप में, वो हीट करने पे दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। ये हम दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हीट करके। फिर हमने हमने जाना था कि प्लास्टिक्स का कहाँ का यूज होता है, जैसे कि एक बेकलाइट बताया था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज बेकलाइट, मेलामाइन। हाँ, एक और होता है आपका टेफ्लॉन करके एक प्लास्टिक, एक टाइप की प्लास्टिक और होती है। वो हम वो भी हम बर्तनों में ही उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो प्लास्टिक है, मतलब उसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस मतलब उतनी पॉपुलैरिटी क्यों, मतलब आजकल हमारी लाइफ में हम बिल्कुल प्लास्टिक का यूज बिल्कुल ही कम कर दें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लास्टिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा यूज में आ गई। उसे और एक बार जान लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो होती है वो हमारी लाइट होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी होती है और ड्यूरेबल ड्यूरेबल होती है, क्योंकि वही बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे एक्ट नहीं कर सकते, तो प्लास्टिक को वो डैमेज नहीं कर सकते, ठीक है। और हम इसे प्लास्टिक जो होती है हमारी, हम उन्हें किसी भी शेप में चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और और प्लास्टिक से कंटेनर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो सस्ते मिलेंगे आपको इन कंपैरिजन टू। मतलब कि जो माइल्ड एसिड बेस होते हैं उनके कांटेक्ट में लाने पे वो आपके कंटेनर को इफेक्ट नहीं करेंगे, उतना इफेक्ट नहीं करेंगे जितने कि मेटल्स होते हैं वो हमारे, वो जल्दी को वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं एसिड्स के साथ। मेटल्स मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं और वो करोड भी हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं, प्लास्टिक करोड नहीं होता। तब कोरोजन क्या होता है, जैसे कि आपके आयन होता है उसमें जंग लग जाती है, तो उसे हम कह देते हैं वो करोड हो गया। इन प्लास्टिक्स के केस में ऐसा कोई केस नहीं होता कि प्लास्टिक में जंग लग जाए